भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष। इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था हमने महाजनपद काल। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। पूरा जो प्राचीन भारत है वो मगध पर डिपेंड है, इसलिए हमें सबसे पहले मगध पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। सबसे पहले यदि इसके कारण की चर्चा कर ली जाए कि मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे, तो नंबर 1 आता है कि जो मगध था वो गंगा नदी के तट पर स्थित था। अब गंगा नहीं, गंगा की जो सहायक नदी है, जैसे मान लिया जाए सोन, इसके अलावा मान लिया जाए आपकी गंडक, ये जो गंगा नदी की ये सहायक नदियां हैं, तो इस पर भी आप देखेंगे पूछ लिया जाता है कि मगध के उत्कर्ष का कारण क्या है। तो जो मगध था वो गंगा, सोन और इसके अलावा गंडक नदी के तट पर स्थित था। इसलिए जो मगध में आप देखेंगे पैदावार अच्छी होती थी, अर्थात यहाँ पर दोआब में वृद्धि होती थी। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। इसके अलावा देखेंगे मगध के उत्कर्ष का दूसरा कारण है कि यहाँ पर लोहा का भंडार मिलना। अगला कारण ये भी होता है लोहा का भंडार। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में लोहा का भंडार मिला, जिससे क्या होता है तलवारें बनाई गई और खेती के जितने भी औजार थे वो सभी का जो निर्माण हुआ वो लोहे से हमने कर दिया। पहले हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, लकड़ी के हल बनाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब लोहे के बनने लगे। जब लोहे के हल बनने लगे तो वो जमीन में अत्यधिक गहराई तक जाते थे, तो जिससे क्या मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। जब मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी तो आप देखेंगे पैदावार भी ज्यादा होती। पैदावार का मतलब अतिरिक्त उत्पादन हमारा हो जाता था। इससे आप देखेंगे राजा को ज्यादा मात्रा में एकत्रित उत्पादन मिल जाता था। इसके अलावा तीसरा देखेंगे शक्तिशाली राजाओं का होना। शक्तिशाली राजा, मगध में जितने भी राजा हुए, जितने भी वंश हुए हैं, उन पर आप देखेंगे 1 या 2 शक्तिशाली राजा अवश्य होता था। इसलिए जो पूरा महाजनपद काल था, आप देखेंगे सर्वाधिक जो उत्कर्ष का कारण था मगध का वो केवल यही था कि जो मगध था वो गंगा, सोन और उसकी सहायक नदियों के मध्य स्थित था। इसके अलावा मगध में लोहा का जो भंडार है वो प्रचुर मात्रा में मिला, जिससे राजाओं ने तलवार बनाना, अस्त्र बनाना सीख लिया। तो युद्ध के दौरान भी ये लोहा इनके काम आया। इसके अलावा शक्तिशाली राजा हुए तो मगध का जो विस्तार है वो लगभग आधे भारत से ज्यादा में हो गया था। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे, तो मगध के उत्कर्ष के कारण ये थे आपके। इसके अलावा आगे यदि चर्चा की जाए इसी में, तो मगध पर पूछ लिया जाता है किन राजवंशों ने शासन किया। तो मगध पे राजवंशों का क्रम, मगध में राजवंशों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो राजवंशों का क्रम आप इस प्रकार पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे आप हर्यक वंश। मगध पर सबसे पहले जो शासन किया था वो हर्यक वंश के शासकों ने किया था, या इसी को बोला जाता है पितृहंता वंश। पितृहंता वंश ये बोला जाता है। इसके अलावा दूसरा जो वंश हुआ वो कहलाता है आपका शिशुनाग वंश। इसके अलावा तीसरा आप देखेंगे तो वो कहलाता है आपका नंद वंश, और चौथा आपका कहलाता है मौर्य वंश। फिर इसके बाद आपका आता है अगला वंश शुंग वंश। ठीक, इतना पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये 4 वंश आपके महत्वपूर्ण है। शुंग वंश हम कब पढ़ेंगे? शुंग वंश पढ़ेंगे हम जब भारत में विदेशी आक्रमण होने लगते हैं, अर्थात यहाँ पर हम केवल 4 वंश पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत में ईरानियों के आक्रमण होते हैं, फिर यूनानियों के आक्रमण होते हैं। यूनानियों में सबसे पहले आप देखेंगे सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किसका है, तो वो है अलेक्जेंडर सिकंदर का। जो यूनान का शासक था वो भारत आता है। उस समय जो भारत के तत्कालीन शासक हुआ करते थे वो घनानंद थे, लेकिन क्या होता है सिकंदर वापस लौट जाता है। तो आपको राजवंशों का यदि क्रम कह दिया जाए कि मगध पे राजवंशों का क्रम लगाइए, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और आपका मौर्य वंश, फिर आपका आता है शुंग वंश। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हर्यक वंश के ऊपर। तो आप देखेंगे हर्यक वंश
या इसी को बोलते हैं पितृहंता वंश। पितृहंता वंश ये 544 ईसा पूर्व के आसपास इस वंश की स्थापना हुई थी। तो ये मगध, आपसे कह दिया जाए मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, तो वो आपका मगध हर्यक वंश या पितृहंता वंश था। इसके अलावा आप देखेंगे मैंने आपको 16 महाजनपद राज्यों की राजधानी बताई थी। जैसे मैंने बताया था कि मगध की राजगृह या ग्रीवरेश थी, इसके अलावा अंग की चंपा थी, कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी। तो मैंने इस प्रकार आपको राजधानियां बताई थी। वो राजधानियां आती हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो वो आप राजधानियां भी साथ में याद करेंगे क्योंकि वो राजधानियां यहाँ पर लगेंगी आपको। जो राजधानियां आप देखेंगे जैसे काशी की वाराणसी, अस्मक की पोटली, अवंती की उज्जैन, ये सभी राजधानियां महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आती हैं। आप देखेंगे हर्यक वंश में सबसे पहले हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके अलावा ये जो बिंबिसार है ये मगध का प्रथम शासक था। आपसे कह दिया जाए कि मगध का प्रथम शासक कौन था, तो वो आपका बिंबिसार था। इसके अलावा बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इसी में आप देखेंगे बिंबिसार की जो नीति थी, साम्राज्य विस्तार की नीति थी, वो सभी प्रकार की नीतियों का इस्तेमाल करता था। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों का इस्तेमाल करता था। जैसे मान लिया जाए इसने लिया किसी के साथ मित्रता कर ली तो इसकी शक्ति में वृद्धि हो जाएगी किसी अच्छे राजे के साथ। इसके अलावा यदि कोई राजा नहीं मानता था तो वो ये बिंबिसार सीधा युद्ध कर देता था, उसको पराजित कर देता था। तीसरी, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। पूछ लिया जाता हुआ कौन शासक था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो वो बिंबिसार था, जिसका जो उल्लेख मिलता है हमें महाभारत में मिलता है। तो इसकी जो नीति थी, इसने विवाह संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके अलावा एक अंग देश के राजा थे। अंग देश की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग देश के राजा थे ब्रह्मदत्त। इन्होंने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिया और अंग पर अधिकार कर लिया, अर्थात अंग को इन्होंने मगध में मिला लिया। और अंग का जो राज्यपाल बनाया था उन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का राज्यपाल बना दिया। इसके अलावा आप देखेंगे बिंबिसार ने कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, वहां की राजकुमारी थी महाकौशला। इन्होंने महाकौशला के साथ भी विवाह किया था। काशी में आप देखें, काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी वाराणसी, इनके अच्छे खासे संबंध थे। तो इस प्रकार से मगध की शक्तिशाली का जो कारण था वो सबसे पहले था बिंबिसार। इसलिए बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जानते हैं। श्रेणिक का मतलब होता है उच्च शासक अर्थात श्रेष्ठ शासक, इस कारण बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। इसके अलावा मगध का जो दूसरा शासक हुआ वो अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु ने अपने पिता, इसके पिता का नाम था बिंबिसार, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध पर अधिकार कर लिया, अर्थात इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना इसी का पुत्र बना अजातशत्रु। इस कारण इस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। पिता आप देखेंगे जितने भी शासक होते हैं लगभग वो अपने पिता की हत्या करने के बाद ही गद्दी पर बैठते हैं। इस कारण अजातशत्रु का उपनाम जो बनता है वो कुणित बनता है। ये अजातशत्रु का उपनाम था कुणित। इसके अलावा अजातशत्रु में आप देखेंगे अजातशत्रु के शासन काल में ही आप देखेंगे महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, महात्मा बुद्ध। और मखली पुत्र गौसाल, मखली पुत्र जो गौसाल थे इन्होंने आजीवक संप्रदाय चलाया था। आजीवक संप्रदाय, तो इसके आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो मखली पुत्र गौसाल थे। तो इन तीनों को जो महापरिनिर्वाण है या इनकी जो मृत्यु है या इसी को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। पूछ लिया जाता है कि इन तीनों को महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ था, तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में इनको तीनों को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और राजधानी क्या थी? राजगृह मगध की या ग्रीवरेश। इस समय जो बौद्ध धर्म के जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। इतना आपको इसमें
और पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा यदि इसी में अगले राजा की बात करें तो अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी हुआ, अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी हुआ वो इसी का पुत्र हुआ उदयन। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा था, लेकिन ऐसा इसका उल्लेख नहीं मिलता हमें। फिर भी लेकिन माना जाता है उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। ये प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। और उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। पहले मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। अब क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का जो वर्तमान नाम है आप पढ़ते हैं ये पटना है, जो शेरशाह सूरी के शासनकाल में कर दिया गया था। तो इतना इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक या दर्शक था। उसी का नागदशक नाम है, उसी का दर्शक है। तो इस नागदशक या दर्शक की हत्या शिशुनाग कर देता। शिशुनाग कौन था? वो नागदशक का ही सेनापति था। तो शिशुनाग क्या करता है? नागदशक की हत्या कर देता है और मगध में एक नया वंश चलाता है। उस वंश का नाम होता है शिशुनाग वंश। दूसरा इसमें जो वंश आता है ये हर्यक वंश हो गया आपका। जो दूसरा वंश आता है वो आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। ये पूछ लिया जाता है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? वो शिशुनाग था। शिशुनाग ने अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। अवंती और वत्स की राजधानी क्या बताई थी? कौशाम्बी। और अवंती की क्या बताई थी? उज्जैन। तो शिशुनाग ने अवंती और वत्स इन दोनों राज्यों को मगध में मिला लिया। पूछ लिया जाता है अवंती और वत्स को मगध में किसने मिलाया था? वो शिशुनाग ने। फिर जब ये दोनों राज्य मिल गए तो शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बना दिया। अब राजधानी क्या हो जाएगी इसकी? वैशाली। इसने वैशाली को राजधानी बना दिया। इसके बाद शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ वो उसी का पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम था कालाशोक। कालाशोक का जो उपनाम था वो काकवर्ण था, अर्थात कौवे के समान इसका रंग था। इस कारण इसे हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हुए पूरे 100 वर्ष हो गए तो इसी कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब कहाँ किया जाएगा? वैशाली में। क्यों? क्योंकि इस समय मगध की राजधानी क्या थी? वैशाली। फिर कालाशोक ने लिया तो मगध की राजधानी को पुनः कहां लाया? वो पाटलिपुत्र लाया। फिर मगध की राजधानी क्या बन गई? पाटलिपुत्र बन गई। इसके अलावा आप देखेंगे कालाशोक भी मगध के उत्कर्ष का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था। अगली में यदि इसी में चर्चा की जाए शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। इसी नंदीवर्धन की हत्या कर देता है महापद्म नंद। महापद्म नंद मगध पे एक नया वंश चलाता है और उस वंश का नाम होता है नंद वंश। तो अब पढ़ेंगे हम नंद वंश। तीसरा हमारा वंश क्या जाएगा? नंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। महापद्म नंद ये था। इसे नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। और आप देखेंगे महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला, ये ब्राह्मण जाति का था, क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसके अलावा इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जो क्षत्रियों का नाश किया था वो परशुराम ने किया था। इसके अलावा जब दूसरी बार किया गया तो वो महापद्म नंद द्वारा किया गया, इसलिए इसे द्वितीय परशुराम के नाम से भी जानते हैं। तो इतना इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा नंद वंश में कुल 10 शासक हुए जो 10 भाई थे। और नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था, आप देखेंगे इसी घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है।
कि चंद्रगुप्त मौर्य बाद में आप देखेंगे ये मौर्य वंश का संस्थापक कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु का नाम था वो आप देखेंगे चाणक्य या कौटिल्य था। इसी चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर अधिकार कर लेता है और मगध में एक नया वंश चलाता है। उस वंश का नाम था मौर्य वंश। तो अब आगे हम चर्चा करेंगे मौर्य वंश पर। आप जानते हैं कि जो मौर्य वंश है ये सबसे प्रसिद्ध वंश है मगध का। तो इस मौर्य वंश में जितने भी शासक हुए, शुरुआत के जो 3 शासक हुए वो बड़े प्रसिद्ध हुए। इसमें सबसे पहले जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर इसी का एक पुत्र हुआ करता था बिंबिसार और बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र हुआ अशोक। तो अशोक तक आप देखेंगे जो मौर्य वंश था वो प्रोग्रेस अर्थात प्रगति करता रहा। जैसे ही अशोक के बाद जितने उसके उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर निकले और आप एक समय देखेंगे मौर्य वंश का पतन हो जाता है और मौर्य वंश के बाद एक नया वंश आता है जिसका नाम है शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो सबसे पहले हम मौर्य वंश पर चर्चा करेंगे। मौर्य वंश की जानकारी हमें आप देखेंगे कई ग्रंथों में मिल जाती है। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में भी मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि जो मौर्य वंश है ये शूद्र वंश था, कुछ बताते हैं कि ये क्षत्रिय वंश था। लेकिन ये मौर्य वंश नाम कैसे पड़ा? ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो आप देखेंगे माता का नाम था वो मूरा था, इसलिए इस वंश की स्थापना वो कहलाई मौर्य वंश। इसके अलावा जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य रहता था वहां मोरों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए माना जाता है, इसलिए इस वंश का नाम हमने क्या रखा? मौर्य वंश रखा। आप जानते हैं अशोक के अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ ग्रंथ भी हैं, आप देखें विष्णु पुराण है, मौर्य वंश की जानकारी संबंधित है। कुछ ग्रंथ भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो मौर्य वंश का संस्थापक था ये चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठता है। तो ये डेट नहीं आती ज्यादा प्राचीन भारत में, तो केवल इतनी पढ़ना पड़ता कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके पहले यदि हम थोड़ी चर्चा कर लें, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो भारत का शासक था वो घनानंद था। तो क्या होता है, सिकंदर ब्यास नदी को पार करने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो 329 ईसा पूर्व वहां से चला था, 326 बीसी में भारत आता है और भारत में एक युद्ध करता है हाइडेस्पी या झेलम का युद्ध। उस युद्ध में देखेंगे तो उसकी काफी सारी जो सेना होती है वो आप देखेंगे घायल हो जाती है, कुछ सेना की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा उसकी सेना को अपने घर से 3 साल निकले हो गए थे तो उनको घर की भी याद आ रही थी, तो वो घर जाना चाहते थे। इस कारण क्या होता है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिए और सिकंदर की सेना ने ये भी सुन रखा था कि ब्यास नदी के पार का जो क्षेत्र है वो शक्तिशाली है, यहाँ हम नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा सेना क्या है? घायल है, ये उसकी मृत्यु हो गई है। तो आप देखेंगे सिकंदर चला जाता है, लेकिन रास्ते में ही 323 बीसी या ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु बेबीलोन में हो जाती। इसके बाद सिकंदर का जो उत्तराधिकारी बनता है वो सेल्यूकस निकेटर बनता है। सेल्यूकस निकेटर आप देखेंगे सिकंदर के सपने को पूरा करने के लिए वो भारत आता है, लेकिन उस समय भारत की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, वो बदल जाती है। अर्थात अब भारत में नंद वंश का शासन न होकर अब भारत में था मौर्य वंश का शासन। जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 303 ईसा पूर्व आपस में युद्ध होता है, जिसमें आप देखेंगे बेबीलोन की संधि होती है। जब बेबीलोन की संधि होती तो आप देखेंगे तो जो सेल्यूकस निकेटर होता है वो अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था हेलेना। उस हेलेना का विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दहेज में देता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी दान कर देता है। तो ये पूछा जाता है कि भाई बताइए कि बेबीलोन की संधि कब हुई? 303 ईसा पूर्व। किसके बीच? चंद्रगुप्त मौर्य और आप देखेंगे सेल्यूकस निकेटर के बीच। तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था चाणक्य या कौटिल्य, इसी को कहते हैं विष्णुगुप्त, इसी को कहते हैं अजयराज। इसके 4 नाम थे। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे चाणक्य या कौटिल्य,
इसके अलावा चाणक्य या कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक अर्थशास्त्र वो अलग ही विषय होता है अर्थशास्त्र, जिसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। लेकिन ये अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। राजनीति पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। इसी अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन जो सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की जो चर्चा मिलती है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ही मिलती है। इसके अलावा इसी कौटिल्य या चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिए थे, अर्थात सप्तांग राजा के 7 सिद्धांत दिए कि राजा को क्या करना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ये सबसे पहले किसने दिए थे? ये दिए थे कौटिल्य या चाणक्य। इतना इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। उसी हेलेना की देखभाल के लिए सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया, तो आप बताएंगे जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसी मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, उसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। पूछ लिया था इंडिका नामक पुस्तक किसकी है, तो ये मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इतना इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय जैन धर्म की दीक्षा ली और वो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चला गया। जब मैंने आपको जैन धर्म पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा कि मगध में 12 वर्षों का काल पड़ता है, जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर श्रवणबेलगोला या कर्नाटक चले जाते हैं। तो वहीं पर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में चला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र, उसके पुत्र का नाम था सिंहसेन को मगध का उत्तराधिकारी बना देता है और वो चला जाता है श्रवणबेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसी संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग देते। आज भी वहां पर एक पर्वत का नाम है चंद्रगिरी पर्वत, जहां पर उन्होंने प्राण अपने त्यागे थे। तो इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो सिंहसेन हुआ। इसी को बोला जाता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी सिंहसेन हुआ, इसी को बोला जाता है बिंदुसार। बिंदुसार की जो माता का नाम था वो दुर्धरा था। अर्थात ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 3 शादियां की थी। उसी में जो दुर्धरा उसकी पत्नी थी, उसी का पुत्र हुआ करता था बिंदुसार। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अशांति होती है। क्योंकि आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतापी शासक था, लेकिन वहां के प्रशासक, उस समय राज्यपाल नियुक्त कर दिए जाते थे। प्रशासक ने सोचा कि अब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ऐसे पर अधिकार कर लिया जाए। तो लेकिन आप देखेंगे जब बिंदुसार का शासनकाल आया तो तक्षशिला में अशांति फैल गई। इसी अशांति को शांत करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सबसे योग्य पुत्र अशोक को आप देखेंगे तक्षशिला भेजा। जो अशोक था ये अवंती का राज्यपाल था। पूछ लिया जाता है कि जो अशोक था वो कहाँ का राज्यपाल था, ये अवंती का राज्यपाल था। तो अशोक जाता है तक्षशिला में। जितनी शांति स्थापित करने के बाद अशोक को आप देखेंगे अवंती और तक्षशिला दोनों का राज्यपाल बना दिया जाता है। इतना प्रश्न बनता है कि बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ अशांति थी? तक्षशिला में। बिंदुसार ने अपने किस पुत्र को वहां पर भेजा था? अशोक को। अशोक गद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का राज्यपाल था या प्रशासक था? तो वो अवंती का प्रशासक था। आप देखेंगे मौर्य वंश में जितने भी शासक हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है तो आप देखेंगे जैन धर्म को मानता था। बिंदुसार है ये शैव धर्म को मानता था। इसके अलावा जो अशोक है इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो जो आपका जो मौर्य वंश है इसमें जितने भी शासक हुए वो अलग अलग धर्म को मानते थे। इसके अलावा अशोक का जो पौत्र अर्थात नाती वो आप देखेंगे आजीवक धर्म को मानता था। जितने भी इसमें शासक हुए वो अलग अलग धर्मों को मानते थे। इस कारण ये प्रचार प्रसार के लिए अत्यधिक पैसा व्यय करते थे। तो आप देखेंगे इसमें जो अगला उत्तराधिकारी हुआ वो अशोक हुआ। मौर्य वंश का जो अगला उत्तराधिकारी हुआ वो अशोक हुआ। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक वर्धन कहा जाता है। इसके अलावा इसे अभिलेखों में अशोक, देवाना प्रिय तथा बुद्ध शाक के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया महात्मा बुद्ध के बाद वो किया था अशोक ने, इसलिए से बुद्ध शाक के भी नाम से
जाना जाता है। तो आप जानते हैं अशोक को भारत में अभिलेखों का जनक कहा जाता है, अभिलेखों का जनक कहा जाता है। अशोक 279 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठता है लेकिन अपना राज्याभिषेक नहीं कराता है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके ही वो गद्दी पर बैठता है। इस कारण उसे 4 वर्ष लग जाते हैं ये कत्ल करने में। तो आप जानेंगे तो ये बाद में अपना राज्याभिषेक कराता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष ये कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तौसली। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष कलिंग की राजधानी थी तौसली, कलिंग पर आक्रमण करता है 261 ईसा पूर्व, या इसी को बोला जाता है बीसी। 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण करता है और वहां पर भारी नरसंहार हो जाने के कारण वो युद्ध नीति को त्याग देता है और एक धम्म नीति चलाता है। अर्थात उसका कहना यह था कि आज से युद्ध बंद कर दिए जाएंगे, मैं एक भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो अशोक का जो अंतिम युद्ध था वो कलिंग युद्ध था। इसी कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार हो जाने के बाद अशोक क्या करता है, शैव धर्म त्याग देता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। अर्थात पूछ लिया जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, तो आप बताएंगे कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा वो युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति को अपनाता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी में अशोक के शासन काल में जब कलिंग प्रांत उसने जीत लिया था तो इसमें के प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता, आज जैसे हम प्रांत कहते, स्टेट कहते, राज्य कहते, उस समय चक्र कहा जाता था। इसके अलावा अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो केवल यही था, कलिंग की राजधानी तौसली पर आक्रमण करना। इसके बाद इसने आप देखेंगे युद्ध नीति को त्याग दिया था।